कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत अपनी किचन में खाना बना रही होती है। तब उसे अचानक सिंक पाइप से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। इसके बाद हम देखते हैं उसका पति हुआन घर लौटा तो उसने देखा कि खाना बना ही नहीं था। पत्नी ने उसे उन अजीब आवाजों के बारे में बताया जो उसे पाइप से सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो और कह रहा हो कि वे उसे मार देंगे। हुआन ने खुद जाकर चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद पड़ोस में कोई रिपेयर वर्क चल रहा होगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ज्यादा मत सोचो और आराम करो। मगर उसी रात जब उसकी पत्नी बाथरूम गई तो हुआन को दीवार के दूसरी तरफ से किसी के दस्तक देने की आवाज आई। सुबह के 5 बजे आखिर कौन दीवार पर खटखटा सकता है? गुस्से में आकर हुआन ने अपने पड़ोसी वॉल्टर से कहा कि ऐसा न करे। मगर जब वह दोबारा सोने की कोशिश कर रहा था तो वही आवाज फिर से सुनाई दी। अब वो सीधा वॉल्टर के घर पहुंचा और घंटी बजाई। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर से कोई कुछ नहीं बोला। यह देखकर हुआन को अजीब लगा, लेकिन वह अपने घर लौट आया। जैसे ही वह अंदर आया, उसे महसूस हुआ कि असली आवाज तो उसके अपने बाथरूम से आ रही थी। जब उसने अंदर देखा तो उसकी पत्नी दीवारों से टकराते हुए अजीब तरीके से झटके खा रही थी, जैसे कोई शक्ति उसे कंट्रोल कर रही हो। हुआन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को चोट पहुंचा रही थी। कुछ देर बाद 3 लोग हुआन से मिलने आए, एक फोरेंसिक एक्सपर्ट, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और एक फीमेल प्रोफेसर। उन्होंने कहा कि वे यह नहीं मानते कि हुआन ने अपनी पत्नी को मारा है, बल्कि वे समझना चाहते थे कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। हुआन ने थोड़ा सोचा और बताया कि उसका पड़ोसी वॉल्टर पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था और रात में अजीब अजीब आवाजें कर रहा था। ये सुनकर प्रोफेसर चौंक गईं, क्योंकि वॉल्टर ने कुछ दिन पहले उनसे संपर्क किया था और कहा था कि उसके घर में भी कुछ अजीब घट रहा है। वॉल्टर को पिछले कुछ महीनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके घर में कोई अदृश्य शक्ति है। जब उसने पहली बार प्रोफेसर को फोन किया तो उनकी असिस्टेंट ने कहा कि वह अगले दिन कॉल करे। जब भी वॉल्टर अपने घर आता, उसे लगता कि उसके बेड के नीचे कोई है, लेकिन जब वह झांकता तो वहाँ कुछ नहीं होता। इस डर ने उसे रातों को जागने पर मजबूर कर दिया था और अब वो बिना स्लीपिंग पिल्स लिए सो नहीं सकता था। फिर एक रात जब वह सो रहा था तो उसका बेड अचानक हिलने लगा। डरते हुए उसने नीचे झांका, मगर वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा लेटने की कोशिश की, एक काली परछाई उसके सामने आ गई। उसी समय कमरे की लाइट भी बंद हो गई। वॉल्टर ने स्विच ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे याद आया कि बेड के नीचे एक प्लग पॉइंट है। जैसे ही उसने उसमें तार डाला, वह परछाई अचानक कमरे से बाहर भाग गई। डर के मारे वॉल्टर कंबल में छुप गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। अगली सुबह जब वह उठा तो पूरा घर उलट पुलट हो चुका था। अब वॉल्टर को यकीन हो गया था कि यह शक्ति सिर्फ चीजें नहीं हिला रही थी, बल्कि उसके सामने प्रकट भी हो रही थी। उसने तुरंत प्रोफेसर को फोन किया, मगर उनकी असिस्टेंट ने फिर से इनकार कर दिया, क्योंकि वॉल्टर के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। शाम को हुआन वॉल्टर के घर गया और उससे रात में दीवार पर खटखटाने के बारे में पूछा। वॉल्टर ने बहाना बनाया कि वह अपने घर की मरम्मत कर रहा था, मगर उस रात वॉल्टर ने फैसला किया कि वह अब इस भूतिया घटना का सबूत इकट्ठा करेगा। उसने एक कैमरा खरीदा और उसे इस तरह सेट किया कि वह रात में होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही वॉल्टर सोया, एक अजीब आवाज ने उसे जगा दिया। धीरे धीरे उसने बेड के नीचे झांका, तभी अचानक उसकी रिकॉर्डिंग कैमरा जमीन पर गिर गई। डरते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा और वहाँ एक भयानक परछाई खड़ी थी। वॉल्टर ने तुरंत लाइट ऑन कर दी, लेकिन वह परछाई गायब हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। उसमें उसने देखा कि जब वह सो रहा था तब एक डरावनी आकृति उसे घूर रही थी। फिर धीरे धीरे वह आकृति अलमारी वार्डरोब के अंदर चली गई और शायद इसी वजह से कैमरा गिर गया था। वॉल्टर ने तुरंत अलमारी की तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर बस उसके पुराने कपड़े लटक रहे थे। मगर तभी वॉल्टर ने जब वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अजीब शैडो असल में बेड के नीचे से निकली थी। फिर अचानक अलमारी वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल गया और वही भूतिया आकृति अंदर खड़ी थी। डरते हुए वॉल्टर ने अलमारी के अंदर झांका और अपनी गन के रिफ्लेक्शन में उसने वही डरावनी छाया देखी। वह जल्दी से गन उठाने ही वाला था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे जोर से जमीन पर पटक देती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। एक छोटा बच्चा फुटबॉल खेलते हुए वॉल्टर के घर के पास आ गया। उसे सिर्फ पानी पीना था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, वॉल्टर अचानक गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे घर से बाहर निकलने को कहा। डरा हुआ बच्चा भागने ही वाला था कि तभी एक तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। जोरदार आवाज सुनकर हुआन बाहर की ओर भागा।
जब उसने देखा तो वो बच्चा उसकी पड़ोसी अलीसिया का बेटा था। हुआन घबराकर जोर जोर से अलीसिया को पुकारने लगा। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू की। उन्होंने सड़क पर फैले खून को धो दिया, एक ऐसा डिटेल जो आगे चलकर बहुत अहम साबित होने वाला था। बच्चे के अंतिम संस्कार के बाद भी हुआन के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, वॉल्टर पिछले कई दिनों से कहीं दिखा क्यों नहीं। उधर फोरेंसिक एक्सपर्ट जानो को पुलिस से एक कॉल आई। उन्हें एक अजीबोगरीब केस में उनकी मदद चाहिए थी। जब वह घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी वो और कोई नहीं बल्कि अलीसिया थी, जिसका बेटा कुछ दिन पहले बस की टक्कर से मारा गया था। अलीसिया ने पुलिस को बताया कि उसने अपने दरवाजे के बाहर अजीबोगरीब आवाजें सुनी। जब उसने बाहर देखा तो उसे छोटे बच्चे के पैरों के निशान और उसकी परछाई दिखी। जानो को यह सुनकर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद अलीसिया अपने बेटे की मौत से उबर नहीं पा रही थी और यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा था। जानो को शक था कि अलीसिया ने खुद अपने बेटे की कब्र खोदी होगी। जब वह पुलिस अधिकारियों के साथ इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक एक गिलास दूध मेज से अपने आप नीचे गिर गया। जानो कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे के शरीर को तुरंत दोबारा दफना देना चाहिए और इस घटना को पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। जांच अधिकारी फ्यूज अलीसिया का एक्स बॉयफ्रेंड था। अगर यह बात सामने आ जाती कि अलीसिया ने अपने बेटे की कब्र खुद खोदी है तो उसे पागलखाने मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता। जानो ने फ्यूज को रिपोर्ट में यह लिखने को कहा कि बच्चे के शरीर में जो हलचल हुई थी वह सिर्फ पोस्टमार्टम मसल कंट्रैक्शन की वजह से थी। साथ ही उन्होंने अलीसिया को कुछ दवाइयां देने की सलाह दी ताकि वह मानसिक रूप से शांत रह सके। जब जानो बाहर निकले तो उन्होंने सड़क के दूसरी ओर एक महिला को इस घटना की तस्वीरें खींचते हुए देखा। उन्हें वह जानी पहचानी लगी तो वे उसके पास गए और बात करने लगे। बातचीत के दौरान जानो को एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर एल्बर्ट थी, जो सुपरनैचुरल फिनोमेना पर रिसर्च करती थी। जानो ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी। एल्बर्ट ने बताया कि उसे इस इलाके में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में पता चला था, इसलिए वह खुद इसकी तहकीकात करने आई थी। एल्बर्ट ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। जब उसने इस घर की डोरबेल बजाई थी तो किसी ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं बोला। जानो को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने प्रोफेसर एल्बर्ट को ऑफर दिया कि अगर वह सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च कर रही है तो उसे इस केस में जानो का साथ देना चाहिए। अब जानो और प्रोफेसर एल्बर्ट अलीसिया के घर के ड्राइंग रूम में बैठे इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे थे। जानो ने बताया कि वह पिछले 15 सालों से फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, लेकिन इतना रहस्यमय केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि भले ही पैरानॉर्मल घटनाएं सच हो सकती हैं, लेकिन उन्हें बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इन मामलों को शांति से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रोफेसर एल्बर्ट ने जानो की बात से पूरी तरह सहमति जताई, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा अपना खिलौना ढूंढते ढूंढते दीवार के पार निकल गया। जैसे ही वह बच्चा गलती से उस कमरे में घुसा, उसकी नजर वहां रखी लाश पर पड़ी। पर जैसे ही उसने उस लाश को देखा, उसका सिर अचानक उसकी तरफ घूम गया। दूसरी ओर जब फोरेंसिक एक्सपर्ट जानो को एक पुरानी तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने इसे सिर्फ एक संयोग कोइंसिडेंस मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रोफेसर एल्बर्ट ने इसमें एक गहरा कनेक्शन देखा। तभी अचानक बाहर से एक बच्चे की जोरदार चीख सुनाई दी। एल्बर्ट ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वह पहले से ही खुला हुआ था। अब मामला ज्यादा खतरनाक लग रहा था, इसलिए उन्होंने लाश को फ्रिज में रख दिया ताकि कोई इसे देख न सके। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बच्चे के कैमरे में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। इसके बाद जानो और पुलिस अधिकारी फ्यूज ने फैसला किया कि जब अलीसिया सो रही होगी तब वे लाश को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्रिज को हिलाना शुरू किया, फ्रिज जोर जोर से कांपने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इस घटना के बाद प्रोफेसर एल्बर्ट ने फ्यूज को मनाया कि वे पूरी तरह से इस मामले की तहकीकात करें। अब जब घटनाओं को एक एक कर जोड़कर देखा गया तो ये साफ हुआ कि इन तीनों मामलों का एक दूसरे से गहरा संबंध था। पुलिस ने जांच की अनुमति दे दी थी, लेकिन अब भी उन्हें हुआन की लिखित मंजूरी चाहिए थी, क्योंकि जांच का एक हिस्सा उसके घर के अंदर भी होना था। हुआन ने पहले ही इस पर अपनी सहमति दे दी थी। अब फ्यूज, रोजनटॉक और प्रोफेसर एल्बर्ट अलीसिया के घर पहुंचे, लेकिन अलीसिया ने बहुत समय से बिजली का बिल नहीं भरा था, जिस वजह से उसके घर की लाइट कट चुकी थी। इस बीच फोरेंसिक टीम मृत बच्चे के घर पहुंची, जो कि वॉल्टर के घर के ठीक सामने था। दूसरी तरफ
प्रोफेसर एल्बर्ट ने अपने पैरानॉर्मल डिटेक्शन उपकरण तैयार किए ताकि वहां हो रही भूतिया गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके। बिजली न होने के कारण फ्यूज ने पूछा कि क्या उन्हें पावर रिस्टोर करनी चाहिए, लेकिन रोजेनटॉक ने मना कर दिया। उसका मानना था कि आत्माएं अंधेरे में ज्यादा सक्रिय होती हैं और अगर इस रहस्य से पर्दा उठाना है तो अंधेरा जरूरी है। जैसे ही फ्यूज और रोजेनटॉक किचन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ बर्तन रहस्यमयी तरीके से अलमारी की छत से चिपके हुए थे। जैसे ही रोजन ने एक बर्तन को छूने की कोशिश की, एक चाकू अचानक हवा में उठा और उसके हाथ में गहरी चोट कर दी। फ्यूज ने तुरंत आगे बढ़कर रोजन की मदद करनी चाहिए, लेकिन रोजन ने कुछ और भी खौफनाक देख लिया। अलमारी के अंदर कुछ छुपा हुआ था जो उसके खून पर पल रहा था। फ्यूज ने तुरंत अपनी गन निकाली, लेकिन रोजन ने उसे फायर करने से रोक दिया। इसी तरह रोजन ने अपने घाव से चाकू निकाला और फिर फ्यूज उसे एक सुरक्षित जगह पर ले गया। रोजन अपनी चोट साफ कर ही रहा था कि फ्यूज ने महसूस किया कि कमरे की सारी चीजें जोर जोर से हिल रही थीं। उसे अब कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था, क्योंकि वह समझ गया था कि आत्माएं खून की ओर आकर्षित होती है। रोजन ने तुरंत उसे कमरे की सफाई करने को कहा। इस बीच जानो को फ्यूज की कॉल आई। फ्यूज ने बताया कि वह अब और नहीं रुक सकता, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे वह समझा नहीं सकता। उसने यह भी बताया कि उसे दिल की बीमारी है और वह इतना तनाव सहन नहीं कर सकता। लेकिन तभी जानो ने अपने कमरे के शीशे में कुछ अजीब देखा। कोई उसके बेड के पास खड़ा था, लेकिन वह आकृति सिर्फ आईने में ही दिख रही थी। अचानक वह भूतिया साया आईने से बाहर आने लगा और उसी पल जानो की कॉल कट गई। दूसरी तरफ प्रोफेसर एल्बर्ट ने भी कुछ अजीब महसूस किया। दीवार पर अचानक एक दरार उभर आई। वहीं फ्यूज ने रोजेनटॉक को ढूंढ निकाला और कहा कि वह तुरंत यह जगह छोड़ना चाहता है। लेकिन रोजेनटॉक को एक नया सुराग मिल गया था। उसने फ्यूज से कहा कि उसे ध्यान देना चाहिए। जब उन्होंने बेड के नीचे देखा तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी दिशा में देखा, उनके होश उड़ गए। पूरा कमरा अजीबोगरीब जीवों, बिजार क्रीचर्स से भरा हुआ था। रोजन का मानना था कि अंधकार और प्रकाश एक ही समय और स्थान पर मौजूद होते हैं, बस उन्हें देखने का सही तरीका चाहिए। लेकिन फ्यूज इतना डर चुका था कि खुद को संभाल नहीं पाया और तुरंत कमरे से बाहर भाग गया। फ्यूज भागते हुए यानो के घर पहुंचा और उसने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां ताजा खून का एक हाथ के आकार का निशान बना हुआ था। फ्यूज ने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली, लेकिन अंदर सिर्फ कुछ बर्तन और कपड़े रखे थे। तभी उसे रोजेनटॉक की बात याद आई। अगर तुम अपना नजरिया बदलो तो सच तुम्हारे सामने होगा। जैसे ही फ्यूज अलमारी के किनारे की तरफ बढ़ा, अंदर से जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। डरते डरते उसने अलमारी को फिर से खोला और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। अंदर कोई और नहीं बल्कि यानो था और उसकी हालत देखकर यह साफ था कि वह अब जिंदा नहीं था। दूसरी ओर प्रोफेसर एल्बर्ट दीवार में बनी दरारों का बारीकी से निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान उसने वहां छिपे हुए एक आदमी को खोज निकाला। वह कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर था, जो काफी समय से लापता था। तभी फ्यूज वहां पहुंचा और एल्बर्ट को चेतावनी दी, जो कुछ भी इस रात हो रहा है उस पर भरोसा मत करो। यह सब एक अलौकिक शक्ति, सुपरनैचुरल फोर्स द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। फ्यूज ने तुरंत रोजेनटॉक से संपर्क किया और उसे बताया कि स्थिति अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है और जांच को तुरंत रोक देना चाहिए। लेकिन रोजेनटॉक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब रहस्य पूरी तरह उजागर हो चुका था। एल्बर्ट ने समझाया कि ये भूतिया आत्माएं पानी के जरिए फैल रही थीं। जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था उसने उसी घर से पानी पिया था। जब पुलिस ने हादसे वाली जगह का खून साफ किया था तो वह पानी सीधे नालियों में चला गया। यही वजह थी कि हुआन की पत्नी को किचन में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक दरारों के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और एल्बर्ट को जोर से पकड़ लिया। वह दृश्य इतना डरावना था कि एल्बर्ट का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे हार्ट अटैक आ गया। दीवार से अब एक भयानक राक्षसी आकृति बाहर आने लगी। दूसरी तरफ रोजेनटॉक अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग देख रहा था कि अचानक पीछे रखी अलमारी खुद ब खुद खुलने लगी। वह उतना ही डर गया जितना एल्बर्ट था। इस बीच फ्यूज ने किसी तरह इस खौफनाक रात से अपनी जान बचाई। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि कमरे की सारी चीजें खुद ब खुद हिल रही थीं। तभी अचानक अलीशा वहां पहुंच गई। फ्यूज ने उससे मदद की भीख मांगी, लेकिन अलीशा गुस्से में भरी हुई थी क्योंकि उसने एक वीडियो देखा था जिसमें फ्यूज एक लाश को छुपा रहा था। अलीशा ने उस पर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, लेकिन फ्यूज बार बार उससे मिन्नतें करता रहा। आखिरकार अलीसिया का दिल पिघल गया क्योंकि वह और फ्यूज पहले रिलेशनशिप में थे। जैसे ही फ्यूज अपनी कार में बैठा, उसने अचानक बच्चे की लाश को देखा।
यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि उसे लगा शायद अलीशिया पूरी तरह पागल हो चुकी है। फ्यूज ने तुरंत दूसरी कार ली और अस्पताल के लिए रवाना हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर प्रोफेसर एल्बर्ट पर पड़ी और यह देखकर उसका डर और बढ़ गया। डर की वजह से उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाकर उसने सड़क किनारे गाड़ी रोकी और अपने रेडियो ट्रांसमीटर से अपने दोस्त को कॉल किया। इसी दौरान अलीशिया पुलिस स्टेशन पहुंच गई और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने फ्यूज की लोकेशन अलीसिया को दे दी। उन्हें लगा कि फ्यूज अभी भी उन्हीं घरों की जांच कर रहा है, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो फ्यूज की कार वहां नहीं थी। फ्यूज ने यह सुनते ही अपने ट्रांसमीटर से अपने साथियों को वहां से तुरंत निकलने की चेतावनी दी, लेकिन तभी उनके साथी की तरफ से एक चौंकाने वाला जवाब आया, हमने एक फोरेंसिक अफसर को घर के बाहर खड़े देखा है, लेकिन उसका हाव भाव बहुत अजीब लग रहा है। फ्यूज ने तुरंत उन्हें उसे नजरअंदाज कर जगह छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। अब वह वापस वहां जाएगा और इस भयावहता को हमेशा के लिए खत्म करेगा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने अपनी कार के ट्रंक से 2 पेट्रोल के कैन निकाले। उसका इरादा उस जगह को जलाकर राख कर देने का था। फ्यूज ने यह ठान लिया था कि इस श्रापित कर्स्ड घर को जलाकर इन रहस्यमयी शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि अलीसिया ने खुद को फांसी लगा ली थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि फ्यूज भीतर तक कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरे घर में पेट्रोल छिड़क दिया। अब बस एक माचिस जलाने की देर थी, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, लौ बार बार बुझती चली गई। तभी उसे एहसास हुआ कि जानो ठीक उसके पास खड़ा है और हर बार माचिस जलते ही वह अपनी फूंक से उसे बुझा दे रहा था। यह देखकर फ्यूज की रूह कांप गई। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और पेट्रोल पर गोली चला दी। बस फिर क्या था, पूरा घर धधकती लपटों में जल उठा। 5 साल बाद 3 अजनबी हुआन से मिलने आए। उन्होंने पूछा, क्या तुम फॉरेंसिक एक्सपर्ट अल्ब्रेच और उन 2 प्रोफेसर्स को जानते हो? हुआन ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन वह उनके नाम सही से याद नहीं कर पा रहा था। तभी उनमें से एक ने बताया कि जब जांच चल रही थी, हुआन ने अचानक खिड़की से किसी को झांकते हुए देखा था, लेकिन जब बाकी लोग पीछे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। फिर हुआन ने एक तस्वीर उठाई और कहा, यह प्रोफेसर रोजनथॉल की तस्वीर है। इसके बाद उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, उसका चेहरा जलने की वजह से बुरी तरह बिगड़ चुका था। जैसे ही सभी ने दरवाजे की तरफ देखा, एक कुर्सी अचानक हिलने लगी। फिर वह कुर्सी हवा में उठकर तेजी से उनकी तरफ उड़ने लगी। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन भयावह रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या सच में उन भूतिया ताकतों का अंत हुआ, या फिर वे अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।